नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गुरुकुल ऑनलाइन क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां पर मैं पवन सिंह आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, आगामी पुलिस भर्ती परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारे संस्थान की ओर से वादा वर्दी का के तहत एक सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत हम लोग 14 सत्रों का आयोजन कर चुके थे। तो आज के इस अंक में 15वें सत्र में हम आप सभी के सामने उपस्थित हैं कुछ नए प्रश्नों के साथ, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। तो साथियों, आइए हम और आप मिल करके प्रारंभ करते हैं आज की अपनी चर्चा को और देखते हैं हमारी चर्चा का पहला प्रश्न। तो साथियों, हमारी आज की चर्चा का पहला प्रश्न है जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो साथियों विकल्प दिए हैं। विकल्प ए विसर्ग, बी व्यंजन, सी स्वर और डी सर्वनाम। तो यहाँ पर देखते हैं। तो साथियों यहाँ पर ये पृष्ठ जो है हमारा वो वर्णमाला से संबंधित है और ये क्या कह रहा है, ऐसी ध्वनियाँ जिनमें वायु बिना किसी अवरोध के। तो साथियों देखिए, ये जो ध्वनियाँ होती हैं इन ध्वनियों का उच्चारण जो होता है वो दो रूपों में होता है। कैसे होता है, तो ध्यान रखिए, ध्वनियों में वायु का आगमन होता है। पहला चरण जो होता है वो वायु के आगमन का होता है और आगमन के फलस्वरूप कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो बिना किसी अवरोध के बोल दी जाती हैं या उनका प्रस्फुटन हो जाता है। ठीक है, और साथियों कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जिनमें वायु के आगमन के साथ एक अवरोध होता है और उस अवरोध के बाद उस ध्वनि का क्या होता है, प्रस्फुटन होता है। ध्वनि का प्रस्फुटन होता है। तो साथियों ध्यान रखिएगा कि ऐसी ध्वनियाँ जिनमें वायु में, ध्वनियों का मतलब ही क्या हुआ साथियों, ध्वनि का मतलब क्या हुआ, ध्वनि का मतलब हुआ वायु। तो वायु में आगमन के बाद सीधे प्रस्फुटन का मतलब उसमें कोई भी अवरोध ना पाया जाए। तो साथियों ध्यान रखिएगा, ऐसी ध्वनियों को हम किस नाम से जानते हैं, ऐसी ध्वनियों को हम स्वर के नाम से जानते हैं। यानी स्वर का मतलब बिना अवरोध के। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए, इस प्रश्न का हमारा आंसर जो होगा वो आंसर हो जाएगा विकल्प सी स्वर। साथियों देखिए, अगर यहाँ पर पूछता कि ध्वनियाँ जिनमें अवरोध उत्पन्न होता है, जिनके उच्चारण में अवरोध उत्पन्न होता है साथियों, तो वो ध्वनियाँ कहलाती व्यंजन। क्या कहलाती, व्यंजन। तो इस प्रकार से देखिए, स्वर और व्यंजन दोनों हमने आपके स्पष्ट कर दिए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी। अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पूर्व और दक्षिण के बीच की दिशा है। विकल्प ए ईशान, विकल्प बी आग्नेय, विकल्प सी नैऋत्य और विकल्प डी वायव्य। तो ध्यान रखिएगा साथियों, अगर हम यहाँ पर चर्चा करें तो हमारी चार मूल दिशाएं होती हैं और वो क्या होती हैं, वो होती उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम। अब अगर हम चर्चा करें तो साथियों ध्यान रखिएगा कि उत्तर पूरब के मध्य में एक दिशा होती है, दक्षिण पूरब के मध्य में एक दिशा होती है, दक्षिण पश्चिम के मध्य में एक दिशा होती है और उत्तर पश्चिम के मध्य में एक दिशा होती है। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर और पूरब के मध्य की जो दिशा होती है साथियों, उसे हम जानते हैं ईशान के नाम से। किसके नाम से, ईशान के नाम से। इसी प्रकार से देखिए, जब हम दक्षिण और पूरब की बात करते हैं तो साथियों ये दिशा आपकी कहलाती है आग्नेय।
क्या कहलाती है? आग्नेय। हम बात करें अगर दक्षिण और पश्चिम की, तो साथियों इस दिशा को हम लोग बोलते हैं नैऋत्य। इस दिशा को हम लोग बोलते हैं नैऋत्य, ठीक है। और साथियों अगर हम चर्चा करें उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा, तो साथियों ये कहलाती है वायव्य। क्या कहलाती है? वायव्य। तो साथियों देखिए आपसे पूछ रहा है पूरब और दक्षिण, यानी पूरब और दक्षिण यानी बीच की दिशा अगर इसकी पूछी जाए तो ये दिशा क्या होगी? आग्नेय होगी। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प बी, आग्नेय। विकल्प बी, आग्नेय इस प्रश्न का सही आंसर होगा। साथियों इस चित्र के माध्यम से आपको सामने स्पष्ट हो जाएगा कि इनमें से अगर उत्तर और पूरब के बीच की दिशा पूछे तो वो ईशान होगी, उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा का जिक्र करें तो वो वायव्य होगी, और पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा का उल्लेख करें तो वो नैऋत्य होगी। आपको बता दूं साथियों, परीक्षा के दृष्टिकोण से ये ईशान दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साथियों ये ईशान जो होता है ये कई बार परीक्षाओं में आपसे पूछा गया है। तो परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम चर्चा करेंगे तो आप इसको याद कर लेंगे कि उत्तर और पूरब के बीच की या उत्तर और पूरब के मध्य की दिशा को हम किस नाम से जानते हैं। तो साथियों ध्यान रखें, हमारा इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प बी, और बाकी की दिशाएं जो है वो हमने यहाँ मेंशन कर दी हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से तालव्य ध्वनि है? विकल्प ए टा, बी पा, सी सा और डी का। तो साथियों अगर हम चर्चा करें तो ध्यान रखिएगा हमारा प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी, शा। साथियों देखिए हिंदी में हम तीन शा का उल्लेख करते हैं, तीन शा का उल्लेख करते हैं, ठीक है। तीन शा का उल्लेख करते हैं जिसको हम लोगों ने बचपन से पढ़ा है। इस शा को हमने पढ़ा है शलजम वाला, ये षटकोण वाला और ये सपेरे वाला, ठीक है। तो साथियों हम आपसे अब निवेदन करेंगे कि चूंकि आप अब परीक्षा में आ चुके हैं तो सलजम, षटकोण और सपेरे से थोड़ा सा बाहर आए, उस चीज को अपनाएं जिसके माध्यम से आप बिना पढ़े प्रश्न के उत्तर को निकाल सके। तो साथियों देखिए जब हमने आपको वर्णमाला पढ़ाई थी तो हमने आपको बताया था कि वर्णमाला में ध्वनियों के वर्गीकरण का एक आधार होता है उनका उच्चारण स्थान। अगर इसकी हम चर्चा करें तो यहाँ मैंने आपको क्या बताया था? तो हमने आपको बताया था कि हिंदी वर्णमाला के जितने भी वर्ण या ध्वनियाँ होती हैं उनके उच्चारण का एक स्थान नियत होता है। उस यानी प्रत्येक ध्वनि के उच्चारण का एक निश्चित स्थान होता है। तो साथियों अगर हम देखें तो यहाँ पर ये शा, श और सा है, शा, श और सा है। तो अगर हम देखें तो साथियों की जो शा है इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो तालु होता है। क्या होता है? तालु होता है। इसी प्रकार से इसका उच्चारण स्थान जो होता है उसे मूर्धा के नाम से जानते हैं, और साथियों इसका उच्चारण स्थान जो होता है वो दांत होता है। क्या होता है? दांत होता है। अब साथियों देखिए अगर तालु से इसका उच्चारण होगा तो साथियों ये ध्वनि कैसी हो जाएगी? ये ध्वनि हो जाएगी तालव्य ध्वनि। कैसी हो जाएगी? तालव्य ध्वनि। इसी प्रकार से साथियों ध्यान रखिएगा अगर मूर्धा से इसका उच्चारण हो रहा है, किससे हो रहा है? मूर्धा से इसका उच्चारण हो रहा है तो ये ध्वनि कहलाएगी मूर्धन्य ध्वनि, और दांत का प्रयोग यदि इसके उच्चारण में हो रहा है तो इस ध्वनि को बोलेंगे दंत ध्वनि। तो साथियों ध्यान रखिएगा ये सा जो है अब इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं? तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक कदम और हम बोल सकते हैं कि ये सलजम वाला सा ना हो करके इसका उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो इसको हम किस नाम से उच्चारित करेंगे? तालव्य ध्वनि के नाम से। यानी अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? तो साथियों हम इसको बोल सकते हैं ये कौन सा है? ये तालव्य सा है। कौन सा है? तालव्य सा। अब अगर हमको ये मन में हमने बैठा लिया है कि तालव्य सा ये होता है, तो देखिए साथियों कितने आसानी से प्रश्न आपका लिखेगा कि तालव्य ध्वनि कौन सी है, और यहाँ पे आपको सालव दिखा, यहाँ पर शा दिखा, और आपको मालूम है इसको क्या बोलते हैं? आपको मालूम है इसको तालव्य शा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? तो वो प्रश्न भी आपका स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि इसके उच्चारण में किसका प्रयोग होता है? तालु का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? तालु का प्रयोग होता है। तो इस कारण से ध्वनि क्या हो जाएगी? तालव्य ध्वनि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? तालव्य ध्वनि। इसी प्रकार से साथियों ध्यान रखिएगा अगर मूर्धन्य पूछेगा तो ये मूर्धन्य शा हो जाएगा, और दंत पूछेगा तो आंसर दंत सा हो जाएगा।
अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न जो है वो है निम्नलिखित में से स्वर संधि को पहचानना है, स्वर संधि की पहचान करनी है। विकल्प ए लिखा है भोजनालय, विकल्प बी सच्चरित, विकल्प सी तमोगुण और विकल्प डी मनोहर। तो बहुत सरल सा प्रश्न है साथियों, इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प ए भोजनालय, विकल्प ए भोजनालय। अगर इस पद को हम तोड़ेंगे तो साथियों देखिए पद बनेगा भोजन, भोजन धन आलय, भोजन धन आलय। और अगर हम देखिए तो साथियों पहले पद का अंतिम वर्ण यहां पर क्या मिला, तो साथियों पहले पद का अंतिम वर्ण यहां पर मिला आ, और दूसरे पद का प्रारंभ किससे हुआ, तो साथियों वो हुआ आ से, यानी आ और आ ये दोनों कैसे हो गए साथियों, हो गए समान स्वर हो गए। कैसे हो गए, समान स्वर हो गए। तो साथियों यहां पर विकल्प में लिख करके आप हमें बताएंगे, विकल्प में हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि यहां पर ये स्वर संधि का कौन सा भेद है, स्वर संधि का कौन सा भेद इसमें प्रयुक्त हुआ है, कौन सा भेद इसमें प्रयुक्त हुआ है। यहां पर मैंने आपको एक हिंट दे दिया है, आप अगर देख पाए तो हिंट आपके सामने है, आंसर आपको देना है। अगर हम साथियों चर्चा करें तो यहां पर आप बाकी विकल्पों को देखें तो देखिए दूसरा विकल्प जो है हमारा वो टूटेगा सत्य धन चरित्र में, सत्य धन चरित्र में। अगर इनके पदों की बात करें तो ये दोनों पद देखिए, पहले पद का अंतिम वर्ण व्यंजन और दूसरे पद का प्रारंभिक वर्ण भी व्यंजन, यानी यहां पर संधि व्यंजनों के मेल से होने वाली संधि क्या कहलाती है, व्यंजन कहलाती है। इसी प्रकार से अगर हम अपने विकल्पों की चर्चा करें तो सी विकल्प जो है वो टूटेगा तमह धन गुण में, तमह धन गुण में। और डी विकल्प जो है वो टूटेगा मनः धन हर में, मनः धन सॉरी ये हो जाएगा आपका मनः धन हर में। तो यहां पर देखिए दोनों पदों में किसका, विसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो ये दोनों पद किसके हो जाएंगे, विसर्ग संधि के हो जाएंगे। किसके हो जाएंगे, विसर्ग संधि के हो जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर है विकल्प ए भोजनालय। हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न साथियों क्या कह रहा है, हमारा अगला प्रश्न कह रहा है सोहन के माता पिता बैलगाड़ी से यात्रा कर रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास समाहित है। अब रेखांकित पद की चर्चा कर तो साथियों रेखांकित पद है हमारा बैलगाड़ी, रेखांकित पद कौन सा है, बैलगाड़ी। अगर हम देखें तो विकल्प इसका कह रहा है ए अव्ययी भाव, बी द्वंद्व समास, सी तत्पुरुष समास और डी बहुब्रीहि समास। तो साथियों इस पद का आंसर होगा विकल्प सी तत्पुरुष समास। क्या होगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, अगर हम बैलगाड़ी को देखें तो साथियों इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं बैल के द्वारा, बैल के द्वारा, बैल के द्वारा खींची जाने वाली, खींची जाने वाली गाड़ी, खींची जाने वाली गाड़ी। ठीक है, अब यहां पर देखिए साथियों इसके जो दो पद है, इसके जो दो पद है वो पद क्या क्या है, तो उसका एक पद है बैल और दूसरा पद है गाड़ी, एक पद है बैल और दूसरा पद है गाड़ी। अब अगर इन दो पदों के बीच में देखें तो साथियों क्या मिल रहा है, इसके बीच में के द्वारा खींची जाने वाली मिल रहा है, के द्वारा खींची जाने वाली मिल रहा है। अब साथियों ये देखिए यहां पर ये विभक्ति के साथ साथ, विभक्ति के साथ साथ पद का प्रयोग भी हो रहा है। किसका प्रयोग हो रहा है, पद का प्रयोग हो रहा है। तो साथियों ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछता है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके कर लीजिए, पेपर जब कभी बहुत अच्छे स्तर पर बनाया जाएगा, पेपर जब कभी बहुत अधिक टफ होगा है, तो वहां पर प्रश्न में तत्पुरुष समास के रूप में ना पूछ करके तत्पुरुष समास के भेद के रूप में पूछेगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछा जाता है कि यहां पर तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तो साथियों ध्यान रखिएगा कि बैलगाड़ी में तत्पुरुष समास होगा लुप्त पद तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास, यानी यहां पर लुप्त पद तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा, लुप्त पद तत्पुरुष समास का प्रयोग होगा। तो आंसर हमारा हो गया विकल्प सी तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है, तो यहां रखेगा, यहां पे कौन सा पद है, लुप्त, यहां पर है लुप्त पद तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास। ठीक है, आगे हम लोग देखें, आगे हमारा प्रश्न जो है साथियों क्या कह रहा है, हमें प्रहार नहीं करना चाहिए, हमें प्रहार नहीं करना चाहिए, व्याकरण की दृष्टि से रेखांकित शब्द क्या है। यहां पर अगर रेखांकित पद की बात करें तो साथियों देखिए रेखांकित पद सिर्फ इस पे है, रेखांकित पद सिर्फ प्रा पे है। और अगर हम देखें प्रा कैसा होगा तो यहां पर दिया विकल्प विशेषण, बी संज्ञा, सी उपसर्ग
और डी अव्यय। तो साथियों यहाँ पर प्रा जो है वो किसके रूप में प्रयोग हुआ है? उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है। किसके रूप में प्रयोग हुआ है? उपसर्ग के रूप में प्रयोग हुआ है। और उपसर्ग साथियों जानते हैं क्या होता है? उपसर्ग क्या होता है? तो उपसर्ग होता है किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ने वाला शब्दांश। ठीक है साथियों, यहाँ पर एक चीज को मैं फिर से कहूंगा, यहाँ पर एक चीज को आप लोग अंडरलाइन करेंगे, शब्दांश। याद रखेगा उपसर्ग जो होते हैं इसको मेंशन कर लीजिएगा, सीधे परीक्षा में पूछा जा सकता है। उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द नहीं होते बल्कि क्या होते हैं? शब्द के अंश होते हैं, यानी क्या कहलाते हैं? शब्दांश कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? शब्दांश कहलाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़े तो हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्दों को पहचानिए। तो यहां पर दिखा हुआ है तत्सम शब्द की अगर बात करें तो विकल्प ए माँ, बी मछली, सी केला और डी अमूल्य। तो साथियों ध्यान रखिएगा यहां पर तत्सम शब्द, यानी तत्सम आप लोग समझ रहे होंगे, तत्सम मतलब संस्कृत के समान पद। और अगर संस्कृत के समान पर पद यहां देखेंगे तो साथियों देखिए यहां पर वो पद हो जाएगा डी अमूल्य। डी अमूल्य जो होगा वो तत्सम का पद होगा, बाकी के तीनों माँ, मछली और केला ये तीनों तद्भव के पद हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है कौन सा फारसी शब्द नहीं है? फारसी भाषा में किसका प्रयोग नहीं होता है? विकल्प ए मलिदा, बी पैमाना, सी इस्तीफा या डी तनख्वाह। तो साथियों ध्यान रखिएगा हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी इस्तीफा। इस्तीफा शब्द जो है साथियों, इस्तीफा शब्द का प्रयोग जो है वो अरबी भाषा में होता है, अरबी भाषा में होता है। और बाकी के तीनों पद जो है मलिदा, पैमाना और तनख्वाह ये साथियों किस भाषा के? फारसी भाषा के शब्द होंगे। ध्यान रखिएगा साथियों कई बार हम शब्दों को जब पढ़ते हैं तो हम मिला करके एक ही रूप में पढ़ते हैं। हम बोल देते हैं कि ये शब्द कैसे हैं, तो हम बोल देते हैं अरबी फारसी भाषा के शब्द हैं। अरबी फारसी भाषा को मिला करके बोल दिया जाता है। अगर इनको मिला करके बोला जाता है तो उसका कारण क्या है? ये चीज जाननी बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम बोलते हैं अरबी फारसी भाषा के शब्द, तो ध्यान रखिएगा अरबी फारसी भाषा के शब्द एक ही नहीं होते, शब्द अलग अलग होते हैं। लेकिन उनको एक साथ पढ़ने का जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है साथियों, उनको पढ़ने का महत्वपूर्ण कारण है वो है साथियों इन दोनों भाषाओं की लिपि, इन दोनों भाषाओं की लिपि। याद रखिएगा अरबी और फारसी दोनों भाषाओं की जो लिपि है वो कैसी होती है? समान होती है। दोनों की लिपि एक ही होती है। लिपि की अगर हम चर्चा करें तो साथियों लिपि क्या होती है? तो लिपि एक प्रकार से संकेत और चिन्ह होता है, जो ध्वनियों के उच्चारण के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए साथियों जैसे हम आपको बताएं कि हमारी हिंदी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, तो आप सभी को मालूम है संस्कृत से हुई है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि संस्कृत की लिपि क्या है, तो हम सभी जानते हैं कि हमारी संस्कृत की लिपि जो है वो देवनागरी है। इसी प्रकार से जब हम हिंदी भाषा की बात करते हैं तो उसकी लिपि भी देवनागरी है। यानी कि जब हम संस्कृत और हिंदी के शब्दों को लिखते हैं तो उनके लिए जिन संकेतों का, जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं वो संकेत और चिन्ह कैसे होते हैं? एक ही होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि संकेत और चिन्ह को हम लिपि के नाम से जानते हैं। और अरबी और फारसी, ध्यान रखिएगा साथियों, अरबी की अगर हम बात करें तो अरबी बोली जाएगी अरब क्षेत्र में। अरब की अगर चर्चा करें तो अरब का क्षेत्र हो जाएगा आपका वही सऊदी अरब, यूएई के आसपास का क्षेत्र। और जब हम फारसी की बात करते हैं तो साथियों देखिए फारस का पुराना जो मतलब फारसी भाषा है ये फारस से उत्पन्न हुई है। प्राचीन नाम इसका क्या था?
फारस था। और साथियों फारस को आधुनिक समय में हम लोग किसके नाम से जानते हैं? ईरान के नाम से जानते हैं। तो देखिए सऊदी अरब और ईरान ये दोनों अलग अलग कंट्री हैं, अलग अलग देश हैं, ठीक है। तो ईरानी फारसी भाषा यानी किसकी भाषा हो गई? ईरान की भाषा हो गई। साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आपको जान करके ये बहुत आश्चर्य का विषय नहीं होगा, आप लोगों को, कई लोगों को मालूम भी होगा, लेकिन परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। हम जिस विषय का अध्ययन कर रहे हैं, हमारी जो मातृभाषा के रूप में स्वीकृत की गई है, उस भाषा का नाम हिंदी है। क्या है? हिंदी है। और साथियों याद रखिएगा हिंदी शब्द जो है वो भी किस भाषा का शब्द है? तो साथियों हिंदी शब्द भी जो है वो फारसी भाषा का ही शब्द है। हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है, फारसी भाषा से हुई है। फारसी भाषा का एक बहुत चर्चित ग्रंथ है ज़ैत अवेस्ता, नाम याद रखिएगा आप लोग, एक बहुत चर्चित ग्रंथ है ज़ैत अवेस्ता, ठीक है। उस ज़ैत अवेस्ता ग्रंथ में इस हिंदी शब्द का उल्लेख मिलता है, हिंदी शब्द का उल्लेख मिलता है। तो साथियों मेरे ख्याल से बहुत पर्याप्त नॉलेज यहाँ पर हो गया, मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अपना अगला प्रश्न। मौसम आज कुछ सुहावना सा है। वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है? किसका परिचायक है? विकल्प ए क्रिया विशेषण, विकल्प बी विशेष, विकल्प सी विशेषण और विकल्प डी संज्ञा। तो साथियों ध्यान रखिएगा, यहां पर अगर हमने पूछा तो यहां पर प्रश्न बन सकता है मौसम कैसा है? मौसम कैसा है? और जब हम प्रश्न करते हैं मौसम कैसा है तो उत्तर के रूप में हमें क्या मिलता है? कैसा है, तो उत्तर मिलता है सुहावना है। कैसा है? सुहावना है। और साथियों हमने आपको बता रखा है कि यदि कैसा है का प्रश्न किसी पद में किया जाए तो जो पद उत्तर देता है वो पद कैसा होता है? वो पद साथियों विशेषण का होता है। कैसा होता है? विशेषण का होता है। तो इस प्रश्न का आंसर हमारा होगा विकल्प सी विशेषण, यानी मौसम की ये क्या बता रहा है? सुहावना शब्द जो है वो मौसम की विशेषता को बता रहा है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा विशेषण। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो अगला प्रश्न है हमारा सिर्फ एक काम रह गया है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। रेखांकित शब्द को पहचानिए। विकल्प ए सर्वनाम, बी संज्ञा, सी निपात और डी कारक। तो साथियों ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी निपात। अब साथियों देख लेते हैं तो निपात क्या होता है? निपात क्या होता है? तो साथियों ध्यान रखिएगा निपात किसी वाक्य में प्रयुक्त ऐसे शब्द होते हैं, ठीक है, ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में बल देने के लिए होता है। वाक्य में बल देने के लिए होता है। अब बल देने का मतलब क्या होता है? यहाँ पर साथियों ध्यान रखिएगा इसकी परिभाषा हो गई। वाक्य में बल देने के लिए होता है। बल देने का मतलब यहां पर हुआ कि किसी को बहुत अधिक फोर्सफुली अगर हम बात को अपनी रखना चाह रहे हैं, ठीक है, बहुत सामने वाले को प्रभावित करना चाहते हैं, तो हम वाक्य में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो वाक्य को क्या कर देते हैं? बहुत प्रभावशाली तरीके से व्यक्त करते हैं। यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग करने से वाक्य क्या हो जाता है? प्रभावशाली हो जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम लोग किस नाम से जानते हैं? ऐसे शब्दों को हम लोग निपात के नाम से जानते हैं। अब देखिए एक काम रह गया, अगर हम बात बोल सकते हैं एक काम रह गया है तो ये भी हमारी बात को कह रहा है। लेकिन अगर हमने बोल दिया सिर्फ एक काम रह गया है तो यहां पर देखिए वो बात को क्या है? थोड़ा सा वजन दिया जा रहा है। सिर्फ शब्द ये बता रहा है कि यार ठीक है बाकी सारी चीजें समाप्त हो गई हैं, ये सिर्फ शब्द ने बता दिया कि यार वहां पर जो है वो सिर्फ एक ही चीज की क्या है? एक ही चीज की कमी है, वही काम पूरा नहीं हुआ है।
तो ये सिर्फ शब्द जो है वो क्या कर रहा है, इस पूरे के पूरे वाक्य को क्या कर रहा है, बल प्रदान कर रहा है। क्या कर रहा है, बल प्रदान कर रहा है। तो बल प्रदान करने के कारण ये शब्द कैसा हो जाएगा साथियों, निपात का शब्द हो जाएगा। किसका हो जाएगा, निपात का शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, अगला शब्द क्वेश्चन है हमारा, अनल का पर्यायवाची शब्द है। अनल का पर्यायवाची शब्द है। विकल्प ए नलकूप, विकल्प बी अनिल, विकल्प सी अग्नि और विकल्प डी धूमिल। तो साथियों आपने शब्द युग्म के रूप में इन पदों को सुना होगा, अनल और अनिल। शब्द युग्म के रूप में आपने बहुत अच्छे से इन पदों की चर्चा की होगी, अनल और अनिल। अनल और अनिल की हम चर्चा करें तो साथियों यहाँ पर देखिए बहुत आसानी से स्पष्ट हो गया कि अगर ये शब्द युग्म है तो इन दोनों का अर्थ क्या होगा, अलग ही अलग होगा, एक नहीं होगा। तो साथियों इस प्रश्न का एक आंसर तो आपका हट ही जाएगा, यानी अनिल तो इस प्रश्न का आंसर नहीं होगा। और अगर चर्चा करें तो ये पद भी हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, हम लोग जानते हैं अनल का प्रयोग हम लोग अग्नि, अनल और पावक के रूप में करते हैं। अग्नि, अनल और पावक के रूप में करते हैं। तो साथियों अनल जो है वो किसका पर्यायवाची हो गया, वो अग्नि का या आग का पर्यायवाची हो गया। आंसर हो गया हमारा विकल्प का सी। आंसर हो गया विकल्प का सी, यानी अनल जो है वो अग्नि का पर्यायवाची है। अगर साथियों हम अनिल की बात करें तो ध्यान रखिएगा, अनिल जो होता है वो वायु यानी हवा का पर्यायवाची होता है। वायु यानी हवा का पर्यायवाची होता है। अगला क्वेश्चन है, आज अमावस्या है, रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। रेखांकित शब्द का सटीक विलोम होगा। विकल्प ए पूर्णिमा, बी प्रदोष, सी शुक्ल और डी कृष्ण। तो साथियों ध्यान रखिएगा, अमावस्या का जो विकल्प विलोम होगा, अमावस्या का जो विलोम होगा वो क्या होगा, पूर्णिमा होगा। क्या होगा, पूर्णिमा होगा। साथियों वाक्यांश में पूछा जा सकता है, वाक्यांश में पूछा जाता है अमावस्या क्या होती है। याद रखिएगा, अमावस्या क्या होती है, और इसी के विकल्प अगर हम बोलें पूर्णिमा क्या होती है। ठीक है, पूर्णिमा क्या होती है तो ध्यान रखिएगा, ऐसी रात, ठीक है, रात, रात जिसमें चांद ना दिखाई दे, जिसमें चांद ना दिखाई दे, चांद ना दिखाई दे, उसे हम किस नाम से जानते हैं, अमावस के नाम से जानते हैं या अमावस्या के नाम से जानते हैं। और इसी प्रकार अगर हम बात करें पूर्णिमा तो हमेशा ध्यान रखिएगा, रात, रात जिसमें, जिसमें, जिसमें पूरा चांद दिखाई दे, पूरा चांद दिखाई दे। देखिए शब्द कोई देखे तो इसमें पूर्ण आ रहा है, पूर्ण शब्द आ रहा है। ठीक है, पूरा चांद दिखाई दे, वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है, बोलिए साथी, वो क्या कहलाती है, पूर्णिमा कहलाती है। क्या कहलाती है, पूर्णिमा कहलाती है। अगले प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ें तो अगला प्रश्न साथियों देखिए हमारा है, युग्म शब्द की कौन सी जोड़ी सही है। युग्म शब्द, युग्म शब्द का मतलब क्या हो गया, जो कैसे हो, श्रुति सम भिन्नार्थक हो, श्रुति सम भिन्नार्थक हो। श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों की यहाँ पे चर्चा कर रहा है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा युग्म शब्द की जोड़ी क्या बन सकती है, तो विकल्प ए नीरज नीरद, बी पानी जल, सी पति पुत्र और डी धन पूर्ण। तो साथियों यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा विकल्प ए नीरज और नीरद। साथियों हमारा आपसे फिर से एक प्रश्न है, हम यहाँ पर फिर से आपके लिए छोड़ करके जा रहे हैं। यहाँ पर हमें मिल तो गया है, यहाँ पर हमें मिल गया है, यहाँ पर हमें मिल गया है। शब्द युग्म क्या है, युग शब्द युग्म है नीरज और नीरद, नीरज और नीरद। अब यहाँ पर चर्चा हमें करनी है, चर्चा हमें किसकी करनी है साथियों, चर्चा हमें यहाँ पर करनी है कि नीरज और नीरद का अर्थ क्या होगा। तो हम आपके लिए प्रश्न छोड़ रहे हैं, इस प्रश्न के माध्यम से आप अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं। ठीक है, नीरज और नीरद का अर्थ क्या होगा, नीरज और नीरद का अर्थ क्या होगा। अगला प्रश्न साथियों, यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने यहाँ पर देखा प्रश्न हमारा वाक्यांश से संबंधित है। और वो प्रश्न क्या कह रहा है, वो प्रश्न कह रहा है, वह नायिका, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, के लिए एक ही शब्द क्या होगा, के लिए एक ही शब्द क्या होगा। विकल्प ए प्रोषित पतिका, प्रोषित पतिका, विकल्प बी वियोगिनी, विकल्प सी विरह विदग्धा और विकल्प डी खंडिता। तो साथियों अगर हम बात करें तो वाक्यांश की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं, इस प्रकार के परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं और आप अगर इन प्रश्नों को
को सही कर पाते हैं तो निश्चित ही विश्वास मानिए कि परीक्षा में आपकी सफलता के लिए आप अन्य की अपेक्षा, अन्य की तुलना में एक कदम आगे निकल जाते हैं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों का उत्तर दे पाना सामान्य विद्यार्थियों के लिए संभव नहीं हो पाता। ठीक है, अब अगर देखें तो इस प्रश्न का साथियों देखें सही आंसर जो होगा वो आंसर होगा विकल्प सी, विरह विदग्धा। कई तो हमारे मित्र ऐसे होंगे जिनको इन पदों का अर्थ ही नहीं समझ में आ रहा होगा। निश्चित रूप से मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं, अपने पूरे अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि निश्चित रूप से वो इसमें कोई ना कोई तुक्का ही लगा करके अपने आंसर को निकालने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर शब्दों को आप तोड़ना जानते हैं, शब्दों के साथ खेलना जानते हैं, तो साथियों बहुत आसानी से आप अपने प्रश्नों के उत्तर को निकाल सकते हैं। देखिए, हम आपको बताते हैं एक एक करके। यहां पर देखिए, यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है विरह विदग्धा। तो इस शब्द को अगर आप तोड़ पा रहे हो तो देख पाओगे एक शब्द है विरह और दूसरा शब्द है विदग्धा। जरा देखिएगा, विदग्धा का मतलब होता है, विदग्धा का मतलब होता है दुख, विदग्ध दुखी होना, दुखी होना। और साथियों विरह का मतलब होता है वियोग या अलगाव, वियोग या अलगाव। अब जरा ध्यान रखिएगा, इस पद को अगर देखिए तो यहां पर दुख का कारण क्या है? दुख का कारण है अलगाव। यानी दुखी व्यक्ति कई कारणों से हो सकता है। व्यक्ति को शारीरिक दुख हो सकता है, व्यक्ति को मानसिक दुख हो सकता है, व्यक्ति को आर्थिक दुख हो सकता है। ठीक है, दुख के कई प्रकार हो सकते हैं, लेकिन यहां पर जो दुख है उसका किस कारण से है? अलगाव, किसी के दूर होने के कारण है, दूर होने के कारण है। और दूर होने के कारण तो जाहिर सी बात है प्रेम का भाव होगा। अब अगर प्रश्न की लैंग्वेज को आप पढ़ें तो देखिए अपने पति के परदेश में होने के कारण है, यानी पति कहाँ हो गया? पति दूर हो गया, यानी अलग हो गया, और उस अलग होने के कारण वो क्या है? दुखी है। तो अलग होने का शब्द हो गया, क्या हो गया? वियोग, विरह, और उसके कारण अगर दुखी है तो वो कहलाएगी विदग्धा, यानी प्रश्न का आंसर बना विरह विदग्धा। देखिए कितनी आसानी से इस प्रश्न को हम लोग खोज पाए, कोई तुक्का नहीं लगाना, बस पदों के अर्थ को जानना है। अब अगर हम इसकी चर्चा करें तो देखिए यहां पर क्या होता है? प्रोषित पतिका। तो यहां पर देखिए, यहां पर पद क्या है? पद है प्रोषित और दूसरा पद है पतिका। तो यहां पर पतिका शब्द का मतलब हो जाएगा नायिका, पत्नी। ठीक है, और प्रोषित का मतलब चला जाना या भेज देना, चला जाना या भेज देना। तो देखिए इसका क्या बनेगा? इसका अर्थ बन सकता साथियों, ऐसी नायिका जिसका पति चला गया हो। कहां चला गया हो? परदेश चला गया हो। अब यहां दुखी होने का या खुश होने का कोई भाव नहीं है, बस नायिका होगी जिसका पति परदेश में होगा। कई बार तो साथियों ऐसा भी होता है ना कि कई नायिकाओं के पति परदेश में है, ठीक है, और अपने कारणों किसी कारण से, नौकरी के कारण है, लेकिन नायिकाओं में क्या है? उनमें अपनी क्या है? अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग है, उनके बीच में सामंजस्य बढ़िया है और बातचीत होती रहती है और उनमें प्रेम बना रहता है। तो क्या नायिका दुखी होती है? अरे भाई वहाँ मान लीजिए पैसा कमाने गया है, नायक जो है, पति जो है, वो पैसा कमाने गया है और पैसा कमा के वो खूब पैसा महीनों महीनों में खूब पैसा भेज रहा है नायिका को, तो बताइए क्या नायिका दुखी रहेगी? नहीं दुखी रहेगी। ठीक है, दुखी होने का भाव नहीं। तो जिसका पति परदेश चला गया हो, ऐसी नायिका कहलाती है प्रोषित पतिका। क्या कहलाती है? प्रोषित पतिका। ठीक है, अब वियोगिनी, तो वियोगिनी का मतलब होता है दुखी। अब दुखी का मतलब है दुखी से ऐसी नायिका जो दुख में रह रही हो। अब वहां पर अलगाव या साथ की कोई बात नहीं है, अलगाव या साथ की कोई बात नहीं है। साथ रहते हुए पति के साथ भी कई नायिकाएं होती जो दुखी रहती हैं और अलग रहते हुए भी कई नायिका होती है जो सुखी रहती है। तो ऐसी नायिका जो दुख में जीवन व्यतीत करे वो कहलाती है वियोगिनी। वो क्या कहलाती है? वियोगिनी। और खंडिता की अगर बात करें तो साथियों खंडिता का मतलब याद रखिएगा, खंडिता का अर्थ होता है ऐसी नायिका
ऐसी नायिका जिसका सतीत्व भंग हो गया हो। इस शब्द को थोड़ा याद रखिएगा, सतीत्व भंग हो गया हो। सतीत्व भंग होने का मतलब होता है कि उसका पति जो है वो किसी दूसरी पर स्त्री के साथ रात व्यतीत करके आए, तो ऐसी नायिका को हम लोग बोलते हैं खंडिता। क्या बोलते हैं? खंडिता बोलते हैं। ठीक है, तो इसके चारों विकल्प हो गए और ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही आंसर है विकल्प सी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है? विकल्प ए कर्म कारक, बी करण कारक, सी संप्रदान कारक और डी अधिकरण कारक। तो ध्यान रखिएगा साथियों, को चिन्ह जो होता है वो किसका होता है? कर्म कारक का होता है। हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा विकल्प ए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न साथियों, वधु का बहुवचन रूप होगा। ए वधुएं, बी वधुओं, सी वधुएं और डी वधुएं। तो साथी वधु का जो बहुवचन रूप होगा विकल्प सी वधुएं। क्या होगा? विकल्प सी वधुएं। अगले प्रश्न की ओर अगर हम लोग बढ़ें तो हमारा अगला प्रश्न है मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता। इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? विकल्प ए भाववाच्य, विकल्प बी कर्मवाच्य, सी कर्तवाच्य और डी अन्य। तो साथियों देखिए यहाँ पर जो पद है मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, यानी ये भाव किसका दे रहा है? ये साथियों भाव दे रहा है असमर्थता का। किसका दे रहा है? असमर्थता का। और हमने आपको बता रखा है कि यदि किसी पद में किसका असमर्थता का भाव मिलता है तो वहाँ कौन सा वाच्य होता है? साथियों वहाँ होता है विकल्प ए भाववाच्य। असमर्थता का भाव प्रकट करने वाले वाच्य प्रायः किसके रूप में प्रयोग होते हैं? भाववाच्य के रूप में प्रयोग होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़े तो अगला क्वेश्चन है, वह आए तो मैं आ जाऊं। प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है? विकल्प देखे हैं, ए हेतु मत भविष्य, विकल्प बी भूतकाल, विकल्प सी संभाव्य भविष्य काल और विकल्प बी डी सामान्य भविष्य काल। तो साथियों देखिए यहाँ पर एक पद है हमारा, एक वाक्य है वह आए और दूसरा वाक्य है मैं आ जाऊं। यानी अगर वाक्य में देखें तो दो क्रियाएं हैं। एक है आना और दूसरा है आज, मतलब यहाँ पर क्या एक क्रिया आए प्रयोग हो रही है और दूसरी क्रिया आ जाऊं प्रयोग हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये दो क्रियाएं जो है वो क्या हो रही हैं? वहाँ पर एक क्रिया जो है वो दूसरी क्रिया पर क्या हो रही है? निर्भर हो रही है। दूसरी क्रिया पर क्या हो रही है? निर्भर हो रही है, यानी कंडीशन लगी हुई है, शर्त लगी हुई है। क्या शर्त ये कह रही है कि अगर वो आएगा तो मैं आऊँगा, यानी एक क्रिया का होना या ना होना दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रहा है। और साथियों ऐसा जो वाक्य होता है वहाँ पर कौन सा होता है? तो वहाँ पर हेतु मत भविष्य काल होता है। साथियों हेतु मत का मतलब ही मैंने आपको बता रखा है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है शर्त। जहाँ पर शर्त का भाव मिलता है तो यहाँ पर देखिए अगर वाक्य को पढ़ेंगे तो मेरा आ जाना निर्भर किस पे है? उसके आने पर है, यानी कंडीशन लगी हुई है। इस कारण से यहाँ पर हेतु मत भविष्य काल हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े। रचना की दृष्टि से वाक्य का कौन सा प्रकार है? साथियों विकल्प ए मिश्र वाक्य, बी सरल वाक्य, सी संयुक्त वाक्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों ध्यान रखिएगा अगर वाक्य को ठीक से पढ़ें तो लिखा है सीटी बजी और सभी प्रतियोगी, सीटी बजी और सभी प्रतिभागी तेजी से दौड़े। यहाँ पर अगर हम चर्चा करें तो देखिए साथियों यहाँ पर योजक के रूप में और पद का प्रयोग हुआ है और हमने बता रखा है और पद का यदि प्रयोग होता है तो वहाँ पर कौन सा वाक्य होता है? तो साथियों वहाँ पर होता है संयुक्त वाक्य, यानी इस प्रश्न का आंसर होगा विकल्प सी संयुक्त वाक्य। हमारा अगला प्रश्न है, अशुभ या बुरा रेखांकित चिन्ह को पहचानना है। देखिए यहाँ पर ये रेखांकित पद है, यानी रेखांकित पद के रूप में किसका प्रयोग हुआ है? रेखांकित पद के रूप में प्रयोग हुआ है आपका इसका, ये इक्वल का चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है। पूछा गया है इसे किसके नाम से जानते हैं या कौन सा चिन्ह ये हिंदी में कहलाता है? विकल्प ए टीका सूचक चिन्ह, विकल्प बी हंस पद या त्रुटि बोधक चिन्ह, विकल्प सी पाद बिंदु या विकल्प डी तुल्यता सूचक चिन्ह। तो साथियों ध्यान रखिएगा
रखिएगा, इसको हम लोग दो चीज़ों के एक प्रकार से क्या करा रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, तुल्यता यानी उसकी तुलना करा रहे हैं। तो इसको हम लोग जानेंगे किसके नाम से, तुल्यता सूचक चिन्ह के नाम से। किसके नाम से जानेंगे, तुल्यता सूचक चिन्ह के नाम से। तो विकल्प बी, मतलब हमारे प्रश्न 20 का आंसर होगा विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गुलाब जामुन देखकर रमेश के मुंह में पानी आ गया। मुंह में पानी आ गया, रेखांकित शब्द, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। विकल्प ए भूख लगना, विकल्प बी उल्टी आना, विकल्प सी लालच होना और विकल्प डी लार टपकाना। तो साथियों ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न का हमारे सही आंसर होगा मुंह में पानी आना का अर्थ होता है लालच होना, लालच होना, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी। अगले प्रश्न लिखिए, हमारा निम्नलिखित में से कौन सा पश्चिमी हिंदी में नहीं है? कौन सा पश्चिमी हिंदी में नहीं है? विकल्प ए बांगरू, बी बुंदेली, सी बघेली और डी कन्नौजी। साथियों इस प्रश्न को हम बदल बदल के लगातार कई सेटों में आपके सामने दे चुके हैं, जिसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जो भी चीज़ आपके सामने आ रही है वो चीज़ आपको पूरी तरीके से तैयार हो जाए, किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह या दुविधा की स्थिति आपके मन में ना रह जाए। इस कारण बार बार कुछ प्रश्नों को हम लेकर के आ रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि पश्चिमी हिंदी से संबंधित जितने भी तथ्य होंगे वो अब आप लोगों के पूर्ण हो चुके होंगे। तो ध्यान रखिए, इसमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं प्रयोग होती है? तो साथियों वो होगी विकल्प सी बघेली। अब आपको यहाँ पर बताना है, आपको यहाँ पर बताना है कि बघेली का प्रयोग, बघेली का प्रयोग किसके रूप में होता है या किस हिंदी की किस उपभाषा के रूप में है? बघेली बोली हिंदी की किस उपभाषा, किस उपभाषा का भाग है, किस उपभाषा का भाग है? इसका आंसर आप लोगों को देना है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन साथियों हमारा है, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है? विकल्प ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी जयशंकर प्रसाद, सी मोहन राकेश और डी लक्ष्मी नारायण लाल। तो ध्यान रखिएगा साथियों, बहुचर्चित नाटक है। चंद्रगुप्त नाटक के जो नाटककार हैं उनका नाम है जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन साथियों है, अष्टछाप के कवि नहीं है, छाप के कवि नहीं है। विकल्प ए नाभादास, बी कृष्णदास, सी परमानंद दास और डी नंददास। तो साथियों ध्यान रखिएगा, अष्टछाप के जो कवि हैं, अष्टछाप के जो कवि हैं उनमें जो शामिल नहीं है वो होगा विकल्प ए नाभादास। साथियों एक बार फिर से आपके सामने प्रश्न, हम इस प्रश्न की चर्चा कर चुके हैं, रिवीजन के माध्यम से बस इतना जानने का प्रयास कर रहे हैं, इतना जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो चीज़ें आपको पढ़ाई जा रही हैं वो आपको कितनी याद है। हम आपसे यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं, नाभादास, नाभादास किस शाखा से संबद्ध है? किस शाखा से संबद्ध है? ये प्रश्न आपका है, किस शाखा से संबद्ध है? और अगला प्रश्न है साथियों हमारा आज की चर्चा का अंतिम प्रश्न, आदिकाल के लिए वीर गाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? साथियों ध्यान रखिएगा, कई बार आदिकाल के अन्य नामों के रूप में उसको पूछता है। आदिकाल को हिंदी के विद्वानों ने अलग अलग नामों से उच्चारित किया है, जिसमें वीर गाथा काल, प्रारंभिक काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, बीज वपन काल आदि नामों से इसको जाना जाता है। उन्हीं में से एक नाम आज आपके सामने प्रस्तुत है। वीर गाथा काल नाम का प्रस्ताव देने वाला व्यक्ति कौन है? विकल्प ए डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विकल्प बी महापंडित राहुल शंकराचार्य, विकल्प सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो ध्यान रखिएगा साथियों, आदिकाल को वीर गाथा काल कहने वाले जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति हैं हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी इस प्रश्न का सही आंसर होगा विकल्प सी, विकल्प सी। तो साथियों इस प्रकार से आज के जो हमारे प्रश्न हैं वो पूर्ण रूप से
तो आज का हमारा जो अंक है वो कंप्लीट हुआ। साथियों, हमारे कुछ साथियों का हमारे पास सुझाव आया था कि साथियों सर आप लोग जो ये प्रश्न दे रहे हैं इसमें प्रश्न की संख्या नहीं उल्लिखित होने से प्रश्नों के उत्तर देने में हमें असुविधा होती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए आज के प्रश्नों में हमने हर प्रश्न के पहले उस प्रश्न का अंक निर्धारित कर दिया था, तो अब हमें इस चीज़ को लेकर के पूरे विश्वास है कि आपको अगर किसी भी प्रश्न में दिक्कत होगी तो आप उस प्रश्न संख्या के माध्यम से अपने प्रश्न को हमसे पूछ सकेंगे और हम अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे कि आपके शंका का समाधान कर सकें। ठीक है, तो साथियों इसी तथ्य के साथ या इसी क्या कहते हैं अपनी बात के साथ हम अपनी आज की चर्चा को यहाँ पर विराम देते हैं, इस वादे के साथ कि हम अगले अंक में आप सभी के सम्मुख कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के साथ पुनः एक बार उपस्थित होंगे। आप सभी को जय हिंद।